Dear students, today we shall discuss an important topic of biology and environmental science, that is ecosystem. In this video, we shall focus on the meaning and structure of ecosystem. देखिए सबसे पहले एक हिस्ट्री का स्टेटमेंट ले लेते हैं, that is very important. The term ecosystem was first proposed by Tansley in 1935. Tansley एक बहुत फेमस ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट हुए हैं. We see a variety of plants and animals living under different conditions. For example, we can see grassland, ponds, rivers, forests, wetlands, agricultural fields and orchards around us. And all these places have different types of plants and animals. In other words, there exists a uniqueness in all these places which gives out the idea of ecosystem. Uniqueness की हम बात कैसे कह रहे हैं कि हर ये प्लेस दूसरे प्लेस से कुछ खास बातों में पूरी तरह अलग है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू सी एन एलिफेंट, यू विल हैव टू गो टू अ फॉरेस्ट. बट इफ यू वॉन्ट टू सी अ फॉरेस्ट इन थार डेजर्ट, it will not be possible. Similarly, a blue whale can be seen in a water, but it cannot be seen in forest or in desert. तो इस तरह से हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पेसिफिक लिविंग प्लेस है. सर्वाइवल के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड और वो उसी तरह के प्लेस में अपने आप को एडेप्ट कर लेती है. तो हम जब कभी किसी प्लेस को देखते हैं तो वी कैन इजीली सी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड ओवर देयर. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब लिविंग थिंग्स हैं. और वाटर, एयर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं. एंड these living and non-living components are closely connected to each other. ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में हैं. इसको सिंपली हम समझ सकते हैं कैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का इंटरेक्शन है. ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स जो क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. दे नीड वाटर, एयर, सन एंड सॉइल, इन सब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को. किस लिए? फॉर देयर सर्वाइवल. कितनी अजीब सी बात है ना कि लिविंग थिंग्स विदाउट नॉन लिविंग थिंग्स सर्वाइव ही नहीं कर सकती. एक एनिमल, एक ह्यूमन जो अपने आप में लिविंग है बट कैन नॉट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड वाटर जो नॉन लिविंग है. इन दिस वे वी कैन से द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद वन अनदर एंड विद देयर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म्स अ यूनिक सिस्टम. वी कॉल इट इकोसिस्टम. देखिए किसी भी जगह पर लिविंग कंपोनेंट्स भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और लिविंग कंपोनेंट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अ टीचर इज टीचिंग इन अ क्लासरूम. तो उस क्लास के सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? लिविंग हैं. और वो टीचर भी अपने आप में लिविंग है. तो उस क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है? अ लिविंग टीचर इज इंटरेक्टिंग विद ऑल लिविंग स्टूडेंट्स. बट इफ ऑल दीज स्टूडेंट्स आर रीडिंग फ्रॉम देयर बुक, in that case student is living but the book is non living. In this way a living component is interacting with non living component. तो इस तरह से एक टेक्निकल डेफिनेशन निकल कर आती है इकोसिस्टम की. An ecosystem is a unit that consists of all living organism in a particular area interacting with one another and with their non living surroundings. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. एग्जाम में इसको लिखने से पूरे मार्क्स मिलते हैं. एक बार फिर से इसको डिफाइन करते हैं, फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं. क्या है एक इकोसिस्टम? एन इकोसिस्टम इज अ यूनिट. याद रखेंगे इकोसिस्टम क्या है? एक यूनिट है दैट कंसिस्ट ऑफ, क्या रखती है वो? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. कहाँ पर? इन अ पर्टिकुलर एरिया. और वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? दे आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर. और केवल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं क्या? ना, ऐसा नहीं है. They are interacting with their non-living surroundings also, and in this way a system is formed and we call it ecosystem. अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की. बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में. इकोसिस्टम के पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स. वन इज लिविंग कंपोनेंट एंड द अदर वन इज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. लिविंग कंपोनेंट्स को हम टेक्निकली बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को वी कॉल एबायोटिक कंपोनेंट्स. अगर बायोटिक की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स को हम जनरली 3 कैटेगरी में स्टडी कर सकते हैं. वन इज प्रोड्यूसर, सेकंड इज कंज्यूमर एंड थर्ड इज डीकंपोजर. अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो दे आर ग्रीन प्लांट्स एंड
ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स। आपने अपने 6th और 7th क्लास में बचपन में पढ़ा होगा इसको कि ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब नरिशिंग। तो ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो अपना नरिशमेंट खुद कर सकते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, या दूसरे वर्ड्स में हम कह लें they are the starting point of an ecosystem and they have the capability of synthesizing their food with a very unique process, we call it photosynthesis। सभी ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया उनके पास एक खासियत है कि वे अपना फूड खुद ब खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। मैं आपको, आपने जो अपनी प्रीवियस क्लासेस में फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा उसकी इक्वेशन दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ ध्यान से देखिए, ये ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से लिया इन्होंने? एटमॉस्फेयर से। और क्या यूटिलाइज कर रहे हैं? वाटर। वाटर कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। तो एक ट्री ने, एक प्लांट ने एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली और रूट से, सॉइल से वाटर लिया। इन दोनों को कंबाइन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और क्या सिंथेसाइज कर लिया? ग्लूकोज, जिसे हम फूड बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which plants combine carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll in order to make their food in the form of glucose, and in this process you can see oxygen is also liberated as a byproduct। तो प्रोड्यूसर्स क्या हो गए? ऑटोट्रॉप्स हो गए, सभी ग्रीन प्लांट्स हो गए। और कंज्यूमर्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स से बिल्कुल रिवर्स। ऑटोट्रॉप्स अपना फूड खुद ब खुद बना सकते हैं, बट दे कंज्यूमर्स दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड नोन एज हेट्रोट्रॉप्स। ये अपने फूड के लिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? शाकाहारी। ऐसे सभी एनिमल्स दोज फीड ऑन प्लांट और प्लांट रिलेटेड मैटर फॉर फूड। उसको हम कहते हैं डियर, ग्रासहोपर्स, एलिफेंट, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हो गए। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हो सकते हैं? दे डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोर्स के ऊपर फीड करते हैं अपने फूड के लिए, जैसे फ्रॉग, फॉक्स, स्नेक। अब बात आती है टर्शरी कंज्यूमर्स की। ये लार्ज साइज के कार्निवोर्स हैं, ऐसे मांसाहारी प्राणी जिनका शरीर का आकार थोड़ा बड़ा होता है, एंड डिपेंड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स फॉर फूड एंड एनर्जी। इसके लिए हम टाइगर, पिकॉक, ईगल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है, राइट अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, प्रोड्यूसर्स क्या है? सभी ग्रीन प्लांट्स हैं। और कंज्यूमर क्या है? वो सभी एनिमल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो सिंपली हाउ वी कैन डिफाइन? ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स एंड हेट्रोट्रॉप्स आर कंज्यूमर्स। ये एक सिंपल सा डिफरेंस है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के अंदर। एक थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो लिविंग है, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? ये सभी बैक्टीरिया एंड फंगस। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस कैटेगरी। दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड। और डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर इन्होंने फीड किया एंड दे ब्रेक डाउन इट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिकम्पोजर्स का अपने आप में, क्योंकि दे गिव न्यूट्रिएंट्स बैक टू द एनवायरनमेंट एंड रिसाइकल देम, ताकि प्लांट्स जो हैं उनको दोबारा से यूज कर सकें। एक ऑर्गेनिज्म जिसकी डेथ हो गई, एक प्लांट था, एक एनिमल था, उसकी डेथ हुई, उसके डेड बॉडी को स्कैवेंजर्स ने या नेचर ने धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट किया और बाद में इन डिकम्पोजर्स ने उन स्मॉल पीसीस को दोबारा से डिग्रेड करके, डिकम्पोज करके, वो जिन सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट से बने थे, जिस कार्बन से बने थे, जिस नाइट्रोजन से बने थे, जिस फॉस्फेट से बने थे, जो भी उनकी बॉडी के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, उसमें उनको ब्रेक डाउन करके नेचर को उनके सारी बेसिक एलिमेंट्स वापस रिटर्न कर दिए। नेचर का वो कोश फिर से भर गया एंड नाउ these all components can be utilized by other plants for their growth and development. In this way हम कह सकते हैं कि अगर ये decomposers ना होते, ये बैक्टीरिया या फंगस ना होती, तो वेस्ट would pile up in environment making it unavailable to plants। और देखने में environment कितना बुरा लगता ना, हर तरफ कूड़े के, डेड बॉडीज के, डेड प्लांट्स के ढेर ही ढेर होते। That's why decomposers are very vital component of the ecosystem। एक और टर्म आती है scavengers। Scavengers क्या है? They are animals that feed mainly on dead animals or plant matter। ये भी dead animals के ऊपर feed करते हैं। ये उन्हीं एनिमल्स को फीड करेंगे जो डेड हैं, मीन्स दे डू नॉट किल। ये हंटिंग नहीं करते, ये खुद शिकार करके नहीं मारते। शिकार करने के बाद उस एनिमल के जो पीस बच गए या वो नेचुरल डेथ मरा और उसकी डेड बॉडी नेचर में ऐसे ही सड़ रही थी, ये उसके ऊपर फीड करते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, वल्चर, हाइना,
शार्क, या आपके घर में आसानी से मिल जाते हैं कॉकरोच। कॉकरोच भी जितना फूड मटेरियल गिर गया या कोई इंसेक्ट छोटा मर गया उसके ऊपर ही आसानी से फीड करके उसकी बॉडी को डिसइंटीग्रेट करने लगते हैं। तो इन दिस वे दे कीप इकोसिस्टम फ्री ऑफ डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड रॉटन प्लांट मैटर्स। तो कभी कभी सवाल ऐसा दिमाग में आता है बच्चों के, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीकम्पोजर एंड अ स्कैवेंजर? इन दोनों में फिर अंतर क्या हुआ? एक बेसिक अंतर मैं आपको समझा रहा हूं एंड इट इज इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। देखिए, स्कैवेंजर्स फीड ऑन डेड प्लांट्स, एनिमल्स और कैरी ऑन एंड ब्रेक डाउन देम इनटू स्मॉलर पीसेस, while decomposers decay these small pieces of organic matter, those are left by the scavengers and convert it into simpler substances. स्केवेंजर्स ने डेड ऑर्गेनिज्म को फीड किया और उनकी बॉडी के जो रिमेनिंग थे उनको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन किया। अब इन डिकम्पोजर्स ने उन जो लेफ्ट ओवर था उसके ऊपर फीड किया, उसको डिकम्पोज किया और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया। स्कैवेंजर्स जनरली लार्ज एनिमल्स होते हैं, जबकि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमने आपको बताया, दे आर मोस्टली बैक्टीरिया एंड फंजाई। लेकिन फिर भी इन अंतर के बावजूद एक तो दोनों में कॉमन चीज है, दैट दे बोथ कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। अब हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की। एबायोटिक हम आपको बता चुके हैं, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो इकोसिस्टम में मिलेंगे, जो जीवित नहीं है, वी कॉल देम एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट्स आ सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक के एग्जांपल हो गए। और अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की, एमिनो एसिड्स की, तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। दे ऑल्सो इंक्लूड एयर, वाटर, टेम्परेचर, लाइट एंड सॉइल। एक एक करके हम कुछ इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने एयर को लिया। आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में एयर है एंड एयर कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेस। हम इसमें अगर बात करें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दो का हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म, whether they are plants or they are animals in the process of respiration। सांस अगर लेना है तो हर प्लांट को, हर एनिमल को ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। और इस प्रोसेस में भी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। जब हम सांस लेने के बाद सांस छोड़ते हैं, वी एलिमिनेट carbon dioxide. This carbon dioxide is utilized by all green plants in the process of photosynthesis, जिसके थ्रू फूड बनता है। एक और इंपॉर्टेंस है मूविंग एयर की, that helps in the dispersal of pollen grains and seeds। दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट लें हम, वाटर। आप सब परिचित हैं, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। आप खुद अगर अपनी बॉडी को देखते हैं तो आपकी बॉडी में होने वाला डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन, इस सब के लिए वाटर इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा प्लांट्स के लिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स जर्मिनेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए, दे लार्जली डिपेंड ऑन वाटर। इसके अलावा एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स, सोचिए जल में रहने वाले जीव क्या जल के बिना रह सकते हैं? हमने तो बचपन में एक कविता पढ़ी थी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी और बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो हमें हमारी नर्सरी में एक आइडिया दे दिया गया था दैट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। इसके अलावा जितनी भी आपकी डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं वो भी वाटर के बिना संपादित नहीं हो सकती। अब बात करते हैं लाइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट, रादर वी शुड से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। देखिए, प्लांट को लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, इससे वो फूड बनाएगा और उस फूड के ऊपर हर्बीवोर्स डायरेक्टली और कार्निवोर्स इनडायरेक्टली फीड करेंगे। तो अगर सनलाइट नहीं हुई तो प्लांट्स विल नॉट लिव, और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स विल नॉट सर्वाइव। इन दिस वे वी कैन से दैट लाइट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। नाउ वी टॉक अबाउट सॉइल। सॉइल एक इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है। इसका फॉर्मेशन वेदरिंग ऑफ रॉक्स से होता है। ये प्रोवाइड्स हैबिटेट, लिविंग प्लेस ये प्रोवाइड करता है बहुत सारे रेंज ऑफ एनिमल्स को, रैट, मोल, अर्थवॉर्म, स्नेक्स, आपको पता ही है, उन्हें रहने के लिए ये घर देता है। इसके अलावा जितनी भी टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन है, आपके फॉरेस्ट, आपकी क्रॉप्स बिना सॉइल के ग्रो ही नहीं कर सकती। सारा खेत, सारे फील्ड, सारी फसलें कहाँ उगती हैं? सॉइल के अंदर ही उगती हैं, क्योंकि सॉइल प्रोवाइड्स ह्यूमस टू देम एंड प्रोवाइड्स appropriate living conditions to these vegetations। इसके अलावा ये सॉइल ही है that determines the kind of crops to be grown। हम कहते नहीं है अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह की फसलें उगती हैं। तो it was the introduction of biotic and abiotic components of ecosystem। Thank you and all the best।